Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, now this is the fourth part of this chapter, इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले हमने इस चैप्टर पे 3 वीडियोस अपलोड की हुई है एंड नाउ वी आर गोइंग विद फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे आप जानेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1948 के टाइम पीरियड से, जिस समय पे लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो उस समय पे ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए WTO की फाउंडेशन की गई थी। तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरीके से ग्लोबली मैं बोल सकता हूँ कि व्यापार के रूल्स को तय करती है। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो सेट करती है रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब आपको क्या लगता है कि WTO जो है पहले बन गया था? नहीं, WTO पहले इसका नाम गेट था, और गेट की फुल फॉर्म क्या है वो आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देख लिया था। तो गेट की अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप विकिपीडिया करिए, आप सर्च कीजिए ताकि आपको पता चले कि गेट की फुल फॉर्म क्या है, और कमेंट करिए। गेट बनने के बाद इसको विश्व व्यापार संगठन बनाया गया, यानी कि WTO 1 जनवरी 1995 में बनाया गया था। एट प्रेजेंट टाइम 164 मेंबर स्टेट्स कंट्रियां इसकी मेंबर बनी हुई है, और इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपको जियोना में देखने को मिल सकता है। तो अभी इसका बजट आप देख सकते हैं लगभग इतना है, और ये एक पूरी तरीके से इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको मैंने बता दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है किन कंट्री के लिए, उन्हीं सभी कंट्री के लिए जो इसकी मेंबर बनी हुई है, यानी कि 164 कंट्री मेंबर इसकी आज की डेट में सदस्य बनी हुई है। ठीक है, तो ये WTO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब दोस्तों, इसका मेन काम तो मेन यही है कि एक नेशन का दूसरे, मतलब मान लीजिए कि अगर भारत इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो WTO के साथ वो कैसा ट्रेड करेगा, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। ठीक है, और पूरी तरीके से जो इनका मेन फोकस होता है वो सर्विसेज को, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन को, बैंकिंग को, और इंटरएक्चुअल जो राइट्स होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, ये हमेशा अमीर देश के लिए ही यूज़फुल रहा है। मतलब अगर कोई भी ट्रेड करना होता है तो अमीर देश अपने हिसाब से रूल्स एंड प्रिंसिपल WTO के अंदर सेट कर लेते हैं, और इस हिसाब से कहा जा सकता है कि गरीब देशों के लिए जो UN और WTO है वो ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट रेदर देन जो रिच कंट्रीज़ होती है उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या करा, हमने रीजनल ट्रेड ग्रुप्स बनाए। रीजनल ट्रेड ग्रुप्स आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंट्री के बीच में व्यापार तो करता है, लेकिन साथ साथ उनके बिजनेस को इंक्रीज़ करने की, यानी कि उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ये चाहे तो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ हो रहे व्यापार को, उनके बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है ये। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रियां एक साथ मिलकर व्यापार करती है, और इसमें WTO का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप साफ्टा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा के बारे में आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो मेंबर हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम हम देखेंगे, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका है। जनवरी के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2004 के अंदर। ठीक है, आपकी बुक के अंदर 2006 लिखा हुआ है, तो आप इसे करेक्ट ज़रूर कर लेगा। ये विकिपीडिया के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली हुई है, तो 2006 के अंदर इसकी फाउंडेशन मानी गई थी। ठीक है, इसका 12वां समिट इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, जो पाकिस्तान के अंदर है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा क्या कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि इतने जितने भी ग्रुप कंट्रियाँ हैं ना, इनके बीच में फ्री ट्रेड करना और किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाना। दूसरा है
जिससे आप ये ओपेके कहते हैं। ओपेके का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये वो सारी कंट्री है जिसको वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके मेंबर 13 स्टेट कंट्रीज़ की मेंबर है। 13 स्टेट कंट्री कौन कौन सी है? अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, इराक, कुवैत, लेबेनिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमित है ना, एंड वेनेजुला। ये सारी कंट्री जो है इसकी मेंबर बनी हुई है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं 1949 के अंदर हुई थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंट्री पूरी तरीके से फोकस करती है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के लिए इन कंट्री के बीच में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बहुत आसानी से होने की कोशिश होती है। दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका के अंदर है। इसका मेन मकसद है कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड नेशन, इसके बीच में पूरी तरीके से इन कंट्रियों के बीच में फ्री ट्रेड करना। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं ये रीजनल ग्रुप्स हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है आप उरुग्वे में देखने को मिलेगा आपको। 13 कंट्री मेंबर है इसकी एट प्रेजेंट टाइम पे। और इसकी जो 13 कंट्री में से है वो जो मेन है अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, मैक्सिको है, पेरू है और उरुग्वे है एंड वेनेजुला है। ये सारी है। इसकी 12 अगस्त 1980s के टाइम पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर है। 1993 के अंदर पूरी तरीके से ये अस्तित्व में आया था। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ सभी देशों ने साइन करे थे। फाउंडिंग कंट्री जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग है। बहुत सारी कंट्रीज़ की मेंबर है जिसमें से जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि इन सारी कंट्री के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को शेयर करना है ना, उसके बाद केमिकल्स को शेयर करना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को एक साथ लाके खड़ा किया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ यूरो में ही व्यापार करते हैं। ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप पॉलिटिकल साइंस की मेरी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 6 है दोस्तों, जिसमें आप इसके बारे में काफ़ी और अच्छा जानेंगे। नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आप आसियान बोलते हैं। इसकी फाउंडिंग डेट 1967 है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें आप देखेंगे कि 5 कंट्रीज़ की फाउंडिंग वो थी, लेकिन बाद में 10 कंट्रियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। बैंकॉक एग्रीमेंट के तहत साउथ ईस्ट एसोसिएशन जो नेशन है उन्होंने इसमें साइन करे थे। इनका मेन काम है कि इन कंट्री के बीच में शांति लाना, इनके कल्चर के रिस्पेक्ट करना और इकोनॉमिक हेल्प करना। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का इससे प्रॉब्लम क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा रीजनल स्पेसिफिकेशन को बढ़ावा देता था और इससे क्या होता है कि जो हाई लेवल प्रोडक्शन होता था वो हो पाता था और बेटर स्टैंडिंग लिविंग होती थी और वर्ल्ड में सर्विसेज एंड गुड्स को बहुत आसानी से भेजा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो रीजनल चीज़ें आ गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस एंड वेजेस के अंदर बराबरी आ गई है। लोग क्या कहते हैं, नॉलेज और कल्चर को शेयर करने लगे हैं। अनइवन लेवल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का डेवलपमेंट के हिसाब से और संसाधन जो हमें मिल पा रहे हैं उनका सही तरीके से जो नॉन डेवलपिंग कंट्री है वो भी इस्तेमाल कर पा रही है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का अब क्या कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, क्योंकि WTO के अंदर जो अमीर देश है वो अपनी मनमानी चलाते हैं। लेकिन होता क्या कि छोटी छोटी कंट्रियां जो नॉन डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत सारी कंट्रियां मिलके आपस में कम्युनिटियां बना लेती हैं और वो आपस में एक दूसरे से व्यापार करती हैं और WTO के तहत
वो व्यापार नहीं करती है, तो इससे इनको ही फ़ायदा होता है। सो वी आर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब अगर एक कॉन्टिनेंट का दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जैसे आप बोलते हैं, वो अहम भूमिका निभाती है। मतलब बंदरगाह के बिना तो आप कह सकते हैं कि सामान जो बहुत बड़े लेवल पर सामान आता है वो ट्रेड हो नहीं पाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर एक कंट्री ट्रेड कर रही है तो आप देखेंगे कि बंदरगाह यानी कि जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या होता है कि कार्गोज़ और पैसेंजर जो शिप्स होती है ना, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। दूसरा, बंदरगाह एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सामान को लोड अनलोड किया जाता है, या जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको खड़ा करने की जगह मिलती है। नेविगेशन चैनल मेंटेन काफ़ी अच्छा होता रहता है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पे अच्छे बंदरगाह मिलेंगे आपको, वहाँ पे सबसे अच्छा व्यापार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कितने टाइप के जो बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, उनका इम्पोर्टेंस कैसा है, और उसके साथ साथ वो कितने टाइप के काम करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मीट इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस इज। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।